चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों, कल हमने हमारी बीएसटीसी की हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास की थ्योरी को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लॉजिकल तरीके से पढ़ा था और मुझे पूरा विश्वास है कि वो KTM DO ट्रिक, निंजा ट्रिक आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से छप गई होगी। लेकिन दोस्तों, थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है और परीक्षा में सिलेक्शन करवाने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सही तरीके से हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसीलिए आज की इस क्लास में मैं केवल हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो क्लास हमने कल पढ़ी थी उससे संबंधित पूरे 20 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेकर के आया हूँ जो अलग अलग परीक्षाओं में और विशेष करके BSTC यानी DLED में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास को कम्प्लीटली देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा सीधा सा रूल है कि एक प्रश्न पहले आपके सामने आएगा, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। जिन जिन बच्चों को आंसर आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखना है और जब क्लास खत्म हो जाए तो लास्ट में आप मुझे बताइए कि 20 में से आपके कितने सवाल राइट हुए हैं। अगर नहीं हुए तो इस क्लास को दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, 4 बार देखना है, रिपीट करना है बार बार। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते क्या कहलाती है। अब देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई तक तो ठीक है, लेकिन आगे वाले शब्द पर ध्यान देना। लिखित की बात हो रही है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई 2 हैं, एक तो है ध्वनि और दूसरा है वर्ण। तो शब्द तो नहीं है, इसको काटो। वाक्य नहीं है, इसको काटो। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2, लेकिन यहाँ पे लिखा लिखित, तो भाई ध्वनि को लिखा तो नहीं जाता ना, लिखा किसको जाता है, वर्ण को लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या हुआ, C। इस तरीके से ऑप्शन को काटना सीखो बच्चों, कंपटीशन एग्जाम है, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आपको। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, वर्ण। यानी ध्वनि मौखिक इकाई है जबकि वर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और अगर मौखिक इकाई पूछा होता तो हमारा आंसर होता ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखो कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमने जब कल वाली क्लास में देखा था कि हमारे स्वर और व्यंजन, तो अलग अलग जो वर्णमाला में के जो अलग अलग वर्ण हैं, इसमें जो स्वर हैं मूल रूप से वो कितने हैं, मूल स्वरों की संख्या पूछी है। तो 13 है क्या, नहीं है। 11 है क्या, हाँ। 10 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। तो मूल रूप से अगर हम देखें स्वर दोस्तों होते हैं 11। कुल 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर के ओ तक। अंग और अह ये अयोग वाह कहलाते हैं, इसको याद कर लो। अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, जैसे डायरेक्ट कभी प्रश्न आ गया तो आपको ये याद रखना है, अंग और अह जो है ये दोनों अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है मूल स्वर कौन सा है, क्योंकि 11 स्वर हैं, 11 में से जो 4 छोटे स्वर हैं ह्रस्व स्वर हैं, है ना, और 7 स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं, गुरु हैं। तो ह्रस्व कौन सा है, ह्रस्व नहीं कौन सा है, भाई नहीं शब्द आया है तो ह्रस्व है, छोटी ई ह्रस्व है, छोटा ऊ ह्रस्व है, लेकिन आ ये ह्रस्व नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। तो आ एक दीर्घ स्वर है क्योंकि अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है, तो इसमें जो समय दुगना लगता है ना। जबकि ये जो बाकी स्वर हैं ये कैसे हैं भाई, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। भाई हमने इन्हें स्पष्ट रूप से कल आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि ये जो य र ल और व हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं और इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है ना, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं, इसलिए अंदर स्थित, बीच में स्थित, अंतस्थ ही ध्यान रखना, ये 4 अंतस्थ स्थित व्यंजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि उच्चारण स्थान के आधार पर प फ ब भ म का संबंध किससे है। तो हमने जो KTM DO ट्रिक जो याद करी थी दोस्तों, उसके अनुसार प फ जब अपन उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं
है ना, एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये ओष्ठ कहलाते हैं। ओष्ठ, क्योंकि ओठ के आधार पर इसका उच्चारण होता है। और केटीएमओ ट्रिक अगर आप याद करोगे तो ओ से ओष्ठ बनता है ना, होठों से, तो प वर्ग में आते हैं और इन्हें बोलते समय होठ मिलाने पड़ते हैं, इसलिए ये ओष्ठ में आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो ना दोस्तों, जैसे कोई नए बच्चे जुड़े हैं अगर क्लास में और आप चाहते हो कि ये केटीएमओ ट्रिक क्या है, तो आप हमारा जो पिछला वीडियो है उस क्लास को जरूर देख लेना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप ये केटीएम-डीओ ट्रिक याद कर लेते हैं दोस्तों, तो ये वर्णमाला से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कौन से वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के किस स्थान से होता है, उसको बेस्ट तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से याद करने की ये ट्रिक है, जिसे केटीएम-डीओ ट्रिक कहा गया है। और ये ट्रिक केवल हमारी ही क्लास में आपको मिलेगी, हमारे ही बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसे आपको समझाने के लिए बड़ी मेहनत करके इसे तैयार किया है। अब देखो अगला हमारा प्रश्न है कि अक्ष, त्र, ज और श्र किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो भाई ये दो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्ष की, तो इसमें क और श मिल करके बनता है, तो इसलिए संयुक्त हैं, दो दो को मिला करके बने हैं। और ये संयुक्त कैसे हैं, इसके लिए आपको हमारी पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, जहाँ पर हमने विस्तार से इसे समझाया है। इस क्लास में हम केवल प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी क्लासें लगातार आपके लिए आती रहें, तो एक बार वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप कर दीजिए, क्योंकि जितना वीडियो हाइप करेंगे उतना ही ये ज़्यादा और स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा जिनको आवश्यकता है इस प्रकार के क्लास की। बहुत ही शानदार तरीके की जो क्लास हैं, तो वो भी जो है इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर अपनी तैयारी को आपके समान वो भी बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों 7वां प्रश्न देखो, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? केटीएमओ ट्रिक जिनको याद है, केटीएम-डीओ ट्रिक जिनको याद है, उनका एक भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। तो याद करो, टी से क्या होता है? टी से दोस्तों होता है तालु। के सबसे पहले के, है ना, सबसे पहले क वर्ग आता है, तो क वर्ग जो है वो के से, उसके बाद फिर आता है च वर्ग, तो टी से, टी फॉर तालु। अगर आपको ये टी फॉर तालु वर्ग याद है, तो आपको ये इसमें से अगर कोई भी वर्ण पूछा जाए ना कि च का उच्चारण, ज का उच्चारण, झ का उच्चारण, न्य का उच्चारण, तो बिल्कुल आपका प्रश्न जो 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से ऊष्म व्यंजन का समूह कौन सा है? भाई जिन वर्णों को बोलते समय ऊष्मा निकलती है ना, गर्म हवा निकलती है हमारे मुख से, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो वो वर्ण आते हैं ऑप्शन सी, जिसमें चारों जो हमारे दिए हुए हैं वर्ण, इनको जब हम बोलते हैं तो मुख से ऊष्मा यानी गर्म हवा रगड़ खाकर के बाहर निकलती है, इसीलिए ये जो हमारे वर्ण है। नेक्स्ट है, हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? भाई हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। हमने जब व्यंजनों को पढ़ा था तो सबसे पहले जो व्यंजनों का वर्गीकरण था वो स्पर्श व्यंजन था, और इसमें क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर कुल कितने हो गए भाई? 5, और हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 25 हो गए टोटल। नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं भाई, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, या दूर से किसी को पुकारते हैं तो जैसे राम ऐसे कहते हैं ना, बुलाते हैं, तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, इसमें 3 गुना समय लगता है। नेक्स्ट, वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहा जाता है? अभी आया था ना, देखो पहले प्रश्न आया था, हमने देखा था इन्हें अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है। ये न तो पूरी तरह से स्वर है और न ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह, अ के योग से अर्थ वहन करने वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, ट वर्ग का उच्चारण स्थान केटीएम-डीओ ट्रिक के अनुसार क्या होगा? परीक्षा में ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये कोई ट्रिक परीक्षा की नहीं है, ये तो हमारी अपनी ट्रिक है, ये आपको याद करने के लिए हमने दी है। पर ये जरूर आ सकता है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अब हमारी जो केटीएम ट्रिक है उसके अनुसार याद करो, क कंठ, ओ से बनता है ओष्ठ, टी से बनता है तालु, और एम से बनता है मूर्धा। तो ट वर्ग कहाँ पे आता है? अगर हम देखें कि हमारा जो
सबसे पहले के आता है ना, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, क वर्ग च वर्ग, उसके बाद फिर आता है ट वर्ग। तो एम मूर्धा, मूर्धा इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। के फोर क, टी फोर च और एम फोर ट। तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ये कैसे होता है, तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। अगर वो क्लास देख लेते हैं तो गारंटी है, आप चाहे कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, चाहे आप पटवारी का एग्जाम दो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दो, ग्राम सेवक का एग्जाम दो, सीईटी का एग्जाम दो, आप चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दो, आप बीएसटीसी का एग्जाम दो, आरएएस का एग्जाम दो, टीचर भर्ती का एग्जाम दो, जहां जहां हिंदी वर्णमाला के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां वहां इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए हमारी ट्रिक आपके लिए अमृत के समान है, जो मरते हुए को जीवन दान देती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। भाई मूल स्वरों की संख्या 11 है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। और इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो हमारे टोटल जो वर्ण बनते हैं वर्णमाला में वो 44 बनते हैं। और लेकिन इसमें कुछ और वर्ण भी हैं, है ना। तो कुल अगर वर्ण देखते हैं तो 52 है, लेकिन मूल व्यंजन 33 है, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कंठ्य ध्वनि यानी गले से निकलने वाली कौन सी है। तो क वर्ग जो है हमारा, क वर्ग जो है क ख ग घ, तो ये गले से निकलती है। केटीएम डीओ ट्रिक के अनुसार के फोर कंठ, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वह क्या कहलाता है। तो भाई उसे हम अनुनासिक कहते हैं। मुख से निकलती है साथ ही साथ नाक से निकलती है, तो नाक से नासिक, है ना, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जैसे चांद, चांद, तो मुख से भी निकलती है च और न की ध्वनि नाक से निकलती है, तो हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। ढ़ और ढ व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें जो है वो द्विगुण या उत्क्षिप्त कहा जाता है। इन्हें बोलते समय जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। अढ़, अढ़। अगला क्वेश्चन देखो, विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण के समान होता है। तो जो विसर्ग का उच्चारण जो है वो ह के समान होता है, जैसे अंतः, दुख, ऐसे विसर्ग का उच्चारण ह की तरह सुनाई देता है। 18वां प्रश्न है कि ज्ञ किन दो वर्णों के संयोग से बना है। अपन इसको बोलते हैं ज्ञ, लेकिन इसका उच्चारण होता है दोस्तों ज, है ना, ज। तो ज और न्य के उच्चारण से बनता है, जैसे यज्ञ, यज्ञ अपन यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ नहीं है वो यज्ञ है। तो ज और न्य, तो यज्ञ हो गया ऑप्शन ए। ये एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा ज और न्य के मिलने से बनता है। और 19वां प्रश्न है कि मुख खुलने के आधार पर आ किस प्रकार का स्वर है। तो आ जो है ये विवृत है। आ बोलते समय मुख पूरा खुलता है आ, और विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ। आया समझ में। और 20वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है। तो 5वां अक्षर नासिक या पंचमा अक्षर कहलाता है। जैसे क वर्ग का है ढ़, च वर्ग का है न्य, ट वर्ग का है न, त वर्ग का है न और प वर्ग का है म। इसको बोलते समय हवा नाक से निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक्य कहा जाता है। तो ये थे हमारे वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका अभ्यास हमने किया है। आप इनका बार बार अभ्यास करिए। जितनी बार ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी बार ये क्लास परफेक्ट बनेगी। और दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसके लिए आपको किसी भी क्लास को 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना पड़ेगा। आपने नोट्स बनाई हाथ से, मैं आपको ये नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा और आप खुद अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है और अब हमारी क्लासें जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहेगी। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, पर डे आपको 2, 3, 4, 5 क्लासें मिलेगी, क्योंकि अब जीके की क्लासें भी आना शुरू करेंगे। हम आज से जीके भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमारा हिंदी भी चलेगा। तो इस तरीके से 2-2 क्लासों के साथ आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी है। तो मुझे बताइए कि आपके 20 में से कितने सवाल राइट हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन आरबीएससी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस नहीं हो। दोस्तों धन्यवाद।